नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम सीधे एक ऐसे राज्य के डेटा में गोता लगाने वाले हैं जो अपनी गहरी विविधताओं और जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। हम इसके 2011 से 2013 के सामाजिक आर्थिक डेटा को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि इन नंबर्स के पीछे आखिर क्या कहानी छिपी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस राज्य की बेसिक पहचान को समझते हैं। अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। छत्तीसगढ़ की आत्मा इसके गांवों में बसती है। लगभग 76.8% यानी 3/4 से भी ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। सिर्फ 23.2% हिस्सा ही शहरी है। आगे हम विकास के जो भी पैमाने या इंडिकेटर्स देखेंगे, उनके बैकग्राउंड में हमें इस ग्रामीण बहुलता को हमेशा याद रखना होगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का एक मैक्रो व्यू लेंगे, फिर वहाँ के एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे। इसके बाद हम वहाँ के पॉजिटिव जेंडर रेशियो, रीजनल लिटरेसी के अंतर और आखिर में जिला स्तर पर विकास की कहानी पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, छत्तीसगढ़ का माइक्रो व्यू। किसी भी राज्य के अंदरूनी अंतरों को समझने से पहले उसकी ओवरऑल डेमोग्राफिक तस्वीर को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा इन बुनियादी नंबर्स पर नजर डालिए। यहाँ जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 22.6% है। लेकिन इसमें जो सबसे कमाल का आंकड़ा है वो है यहाँ का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। प्रति 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं। देश के कई दूसरे हिस्सों से अगर हम इसकी तुलना करें तो ये वाकई में एक बेहद मजबूत और पॉजिटिव इंडिकेटर है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जो है कृषि और बुनियादी ढांचा। अब चूंकि हमने देखा कि ज्यादातर आबादी गांवों में है, तो सवाल उठता है कि उनकी आजीविका कैसे चलती है और राज्य का ढांचागत सपोर्ट कैसा है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से खेती किसानी से जुड़ी हुई है। सोचिए, कुल बोए गए क्षेत्र में नेट सोन एरिया 82% से भी ज्यादा है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी कृषि गहनता 122% है। सीधे शब्दों में कहें तो यही वो मजबूत खेती किसानी है जो 52,689 रुपए की प्रति व्यक्ति आय को चला रही है। साफ है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी एक्टिव है। अच्छा, अब इस 99% वाले आंकड़े को देखिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। 2011 की जनगणना के हिसाब से ये छत्तीसगढ़ के उन गांवों का प्रतिशत है जहां बिजली पहुंच चुकी थी। एक ऐसे राज्य के लिए जिसका इतना बड़ा हिस्सा ग्रामीण और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, गांवों का इस स्तर पर विद्युतीकरण होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बाकी पैमानों को देखें तो कहानी थोड़ी मिली-जुली नजर आती है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर लगभग 47 किलोमीटर सड़कें हैं, 1000 लोगों पर 73 फोन कनेक्शंस हैं और 1 लाख की आबादी पर 17 जिला अस्पताल हैं। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि कनेक्टिविटी और हेल्थ केयर में काम तो हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ के घने जंगलों और मुश्किल रास्तों के बारे में सोचते हैं तो समझ आता है कि पूरे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज अभी भी कितना बड़ा है। चलिए अब इस डेटा की सबसे दिलचस्प और पॉजिटिव कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, सकारात्मक लिंगानुपात। ये एक ऐसी डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है जिस पर सच में बात होनी चाहिए। 47.21%। ये आंकड़ा आपको कैसा लगता है? 2010 के डेटा के मुताबिक ये प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत है। ये बहुत ही शानदार बात है क्योंकि ये दिखाता है कि राज्य में लड़कियों की पढ़ाई और जेंडर इक्वालिटी की नींव बिल्कुल शुरुआती स्तर से ही काफी मजबूत रखी गई है। और अगर आप जिलों के बीच का ये कंपैरिजन देखेंगे तो शायद हैरान रह जाएंगे। इस डेटा का सबसे अमेजिंग पार्ट यही है। बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे घने जंगलों और दूर दराज वाले जिलों में महिलाओं का अनुपात देखिए। बस्तर में 1023 और दंतेवाड़ा में 1020। ये वन बहुल इलाके दुर्ग जैसे पूरी तरह से शहरी और विकसित जिलों को भी काफी पीछे छोड़ देते हैं, जहां का आंकड़ा 988 है। है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि जरूरी नहीं जहां शहरीकरण ज्यादा हो वहीं सामाजिक आंकड़े बेहतर हों। जेंडर डेटा देखकर तो मजा आ गया, लेकिन अब हम अपने चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं, क्षेत्रीय साक्षरता विविधता। जब हम एजुकेशन के डेटा को अलग-अलग जिलों के हिसाब से देखते हैं तो एक ही राज्य के अंदर मौजूद विकास की गहरी खाइयां हमें साफ नजर आने लगती हैं।
ये टेबल हमें एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत ही अलग कहानी सुनाती है। जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ दंतेवाड़ा है जहां साक्षरता दर सिर्फ 42.67% है। फिर बस्तर में ये थोड़ी बढ़कर लगभग 55% होती है। लेकिन जैसे ही हम कांकेर, धमतरी और दुर्ग की तरफ बढ़ते हैं, ये दर सीधे 71 से लगभग 80% तक जंप कर जाती है। दंतेवाड़ा से लेकर दुर्ग तक लिटरेसी का ये इतना बड़ा गैप राज्य के अंदर के भारी असंतुलन को साफ साफ दिखाता है। इन खाइयों और असमानताओं को गहराई से समझने के लिए आइए अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, जिला विकास यात्रा। यहाँ हम विकास के दो बिल्कुल अलग अलग चरम बिंदुओं यानी एक्सट्रीम्स को आमने सामने रखकर देखेंगे। अब इस कॉन्ट्रास्ट को विजुअलाइज कीजिए। एक तरफ है दुर्ग, बिल्कुल अर्बन घनी आबादी वाला इलाका, 33 लाख से ज्यादा लोग, 18 शहर और वन क्षेत्र सिर्फ 1724 वर्ग किलोमीटर। और दूसरी तरफ है दंतेवाड़ा है, जहां आबादी सिर्फ 5 लाख के आसपास है, केवल 2 शहर हैं, लेकिन इसके जंगल 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैले हुए हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे किसी जगह की भौगोलिक बनावट वहां के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी दिशा ही तय कर देती है। तो क्या विकास और प्रकृति के बीच हमेशा ऐसा ही टकराव रहेगा? बिल्कुल नहीं। कांकेर और धमतरी जैसे जिले हमें उम्मीद की किरण दिखाते हैं। ये जिले साबित करते हैं कि एक शानदार बैलेंस बनाना मुमकिन है। यहाँ साक्षरता दर भी 70% से ज्यादा है और लिंगानुपात भी 1000 के पार है। यानी आप अपनी शानदार सामाजिक और डेमोग्राफिक ताकतों को खोए बिना भी सॉलिड एजुकेशनल डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनेर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाते जाते ये सवाल हमें जरूर सोचना चाहिए, हम भविष्य में विकास का ऐसा कौन सा मॉडल अपना सकते हैं जो दंतेवाड़ा और बस्तर जैसे जिलों में स्कूल, अस्पताल और सड़कें तो पहुंचाएं, लेकिन वहां की उस बेहतरीन सामाजिक और पारिस्थितिक नींव को बर्बाद किए बिना जो वहां सदियों से मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचर के बीच का ये बैलेंस ही हमारी असली चुनौती है। इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।